तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो कि क्लास 11th अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसका ये वीडियो नंबर 5th है और 4 वीडियो अपलोडेड है और ये वीडियो नंबर 5th है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बोर्ड में तो कुछ लिमिटेड चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये लिमिटेड चीज़ें ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। समझ के चलिए और आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाली है। फटाफट बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हमें स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में पढ़ना है, साथ में हमें पढ़ना है, अगर आप टॉप में देखेंगे तो लिखा है अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर से स्टार्ट करते हैं। जब हम अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो अकाउंट्स हमें ऐसा नहीं है कि किसी भी कितने भी टाइम का, कितने मंथ का, कितने भी ईयर का बना देना है। अकाउंट जो बनता है वो बनता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, एक लिमिटेड टाइम पीरियड का बनता है और वो लिमिटेड टाइम पीरियड ठीक वैसा ही होता है जैसे कि हमारा एक कंप्लीट ईयर होता है ना, जनवरी 1 से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। ठीक ऐसे ही हम अपने इस जो 12 मंथ का हमारे लिए एक ईयर होता है, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अकाउंटिंग करते हैं, जो बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं, जिसे हम एसेंस ऑफ बिजनेस कहते हैं, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, तो प्रॉफिट के टर्म में हम देख पाते हैं ना कि बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एक ऐसा पैरामीटर जिससे हम बिजनेस की ग्रोथ को चेक कर लेते हैं, बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी को चेक कर लेते हैं, बिजनेस अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कब निकलता है? तो प्रॉफिट निकलता है एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब होता है कि बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को हम ठीक 12 महीने के बाद में जब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो वहां से हम निकालेंगे कि भाई हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। अब ये 12 महीने का टाइम कैसे होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम समझेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर में। तो अकाउंटिंग ईयर का सिंपल मतलब हो गया कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर कवर होने वाले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिजल्ट के बेसिस पे ही हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो हमारे पास देखा जाए तो 2 ईयर होते हैं। पहला होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक हम इसको बात करते हैं। ये हमारे कैलेंडर में जो ईयर होता है उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। अगर आप इसमें फोकस करेंगे तो ये 12 मंथ का होता है और 12 मंथ के होने के बाद में जो लास्ट डेट होती है, जो लास्ट डे होता है वो होता है 31 दिसंबर। इसका मतलब ये हो गया कि 12 महीने होते हैं और कैलेंडर के बेसिस पे होते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास अकाउंटिंग ईयर हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 1 अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद ये जाता है टू 31 मार्च तक। ये लीजिए मैंने दूसरा ईयर लिख दिया। अब इसमें भी 12 मंथ होते हैं और यहाँ की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मार्च। अब यहाँ पे अगर फोकस करें, अगर हम ये बात करते हैं कि जनवरी से 31 दिसंबर 2020 था तो सिर्फ यहाँ पे एक ही ईयर हमको दिखेगा कि जो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से चलेगा तो वो 31 मार्च 2021 तक जाएगा। 21 तक क्यों जाएगा भाई? क्योंकि दिसंबर में 20 जो था वो एंड हो गया और 21 स्टार्ट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली 12 मंथ हुए हैं। अब इन दोनों ईयर में से एक तो कैलेंडर ईयर हो गया, दूसरा हो गया फाइनेंशियल ईयर। इन दोनों ही ईयर में से जिस ईयर के अकाउंट, जिस भी ईयर को अडॉप्ट करके हमने अडॉप्ट कर लिया कि भाई हमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से अकाउंट्स बनाने हैं या हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अकाउंट बनाने हैं, तो इन दोनों ही ईयर में से जिस भी ईयर को हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर इन दोनों में से ही होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टोटली रिकग्नाइज्ड है, जिसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है, जो ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ चलता है, वो चलता है फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारे बिजनेसमैन, ऑलमोस्ट मैं कहूँगी सारे ही बिजनेसमैन जो ईयर मेंटेन करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए, जिस स्पैन का वो टाइम लिमिट लेकर बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से और एंड होता है 31 मार्च को। और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का रिजल्ट जो है वो इसी लास्ट डेट को, लास्ट डेट मतलब कि 31 मार्च को ही वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। वो बिजनेस का प्रॉफिट है, बिजनेस की इनकम है, कितना किसको लेना है, कितना किसको देना है, बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, सब कुछ पता कर सकते हैं लास्ट डेट को बिजनेस के फाइनल अकाउंट बना के। फाइनल अकाउंट क्या होता है ये अभी नहीं जानेंगे, हम आगे जानेंगे। तो फाइनल अकाउंट बनते हैं एट द एंड ऑफ लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट को बनते हैं और 2 होते हैं। इन्हीं दोनों में से जिस ईयर को हम अडॉप्ट कर लेते हैं अकाउंट्स बनाने के लिए वो हमारे लिए कहलाता है अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर हो गया। अब अगर आगे चलते हैं तो लिखा है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक का क्या मतलब होता है, इससे पहले क्लीन कर देता हूं, फिर हम स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है हम बिजनेस करने के लिए
गुड्स को परचेस करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी बातें बताई हैं, धीरे धीरे ही बताई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की बातें बताई हैं। हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक। हम लोगों ने पढ़ा है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को बार बार मैं कहता हूं कि ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख पा रहे हैं ये मेरे बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि इसे मैं बार बार रिप्लेस नहीं करता हूं। एक बार लगा लिया था मैंने, इसे पिछले 3 साल से लगा है, अगले हो सकता है 4 साल तक लगा रहे, तो ये लगा रहेगा। बिजनेस में आपका बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस में रखे हुए इक्विपमेंट्स, बिजनेस में लगी हुई मशीनरी, बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो लगे हुए हैं, वो सब आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि आप इसका फ्रीक्वेंट जो है ना तो परचेस करते हैं ना तो सेल्स करते हैं। एक बार परचेस कर लिया लंबे समय तक रहेगा। लेकिन वहीं बिजनेस में दूसरी एसेट्स होती है जिसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जिसे हम शॉर्टकट में सीए कहते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में हम परचेस करते हैं, बिजनेस में कंटेन करते हैं और उसको फिर वापस से हम बिजनेस से अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। मैंने आपको अकाउंटिंग ईयर बताया कि 1 साल में। तो करंट एसेट्स बार बार रोलिंग होती रहती है, बिजनेस में आती है, फिर बिजनेस में थोड़ा दिनों के लिए एग्जिस्ट करती है, फिर बिजनेस से चली जाती है। जैसे कि हमने गुड्स को खरीदा है, क्योंकि मैं इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, इस मार्कर को मैं मार्केट से परचेस करता हूं और सेल कर देता हूं प्रॉफिट ऐड करके। तो जब मैं इस मार्कर को परचेस करता हूं तो वो मेरे लिए परचेस कहलाता है। अब ये परचेस जब आ गया तो डेफिनेटली इस परचेस को मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मेरे बिजनेस में इतने का स्टॉक रखा हुआ है जिसे मैं सेल करूंगा। तो अल्टीमेटली जो मैंने गुड्स परचेस किया है बेचने के लिए, इसी गुड्स को मैं कहता हूं स्टॉक। अब इस स्टॉक में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बिजनेस में आएगा, बिजनेस में एग्जिस्ट करेंगे, इसे हम इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और इसे सेल कर देंगे। तो ये स्टॉक नहीं कहलाएगा, ये परचेज नहीं कहलाएगा, बल्कि इसका नाम पड़ जाएगा वहां पर सेल्स। तो सेल्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई हम परचेस करके प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे, उसे हम सेल्स कहते हैं। अब सेल्स हो रहा है, लेकिन जो हमारे बिजनेस में एट द एंड ऑफ ईयर, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास 31 मार्च था और 31 मार्च को मैंने कहा कि हमें फाइंड आउट करना है, जो कि अप्रैल 1 से चल रहा था। ये तो अप्रैल 1 से और 31 मार्च के बीच में 31 मार्च को हमको निकालना है कि भाई हमारे पास, क्योंकि ये बात पक्की है कि जितने का गुड्स आप लेके आए हैं बेचने के लिए, उतना ऐसा नहीं कि 1 दिन में ही बिक जाएगा या 2 दिन में, उसको बेचने में टाइम लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर है तो आप पूरा ही गुड्स ऑन ए पौने रेट में बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई वहां पे जैसा नॉर्मल रूटीन बिजनेस चल रहा था वैसे ही करना है। लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर है, जितना बिक गया, जो नहीं बिका वो आपके पास रखा हुआ है। और यही स्टॉक जो आपके क्लोजिंग डेट को, अगर आप चेक करेंगे क्लोजिंग डेट को, यहां पर आप देख रहे हैं जो बचा हुआ है, जिसे हम कहते हैं गुड्स लेइंग अनसोल्ड, क्योंकि आपने इसे बेचने के लिए लाया है और अभी तक ये बिका नहीं, तो अनसोल्ड है, लेइंग मतलब रखा हुआ। तो ऐसा गुड्स जो आपके बिजनेस में रखा हुआ है एट द एंड ऑफ लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, हमारे लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर को, और अभी तक बिका नहीं है, आपने उसे बेचना है, लेकिन अब वो अगले साल बिकेगा, क्योंकि 31 मार्च तो लास्ट डेट है, तो अब इसे हम अगले साल बेचेंगे। तो लास्ट डेट को होने की वजह से इस स्टॉक को जो अभी तक बिका नहीं है और हमारे बिजनेस में रखा है, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्यों? क्योंकि ये अकाउंट्स यहां पर हमारा क्लोज हो जाएगा, तो क्लोजिंग डेट को है, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब समझ में आ गया आपको, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब समझ में आ गया कि स्टॉक बिजनेस में जो हमने लाया है, परचेस किया है बेचने के लिए, लेकिन अभी तक एट द एंड ऑफ लास्ट डेट जो है, एंड ऑफ डेट लास्ट डेट को है, उस डेट को नहीं बिका है, तो वो हमारे बिजनेस में रखा है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन आज रात में 31 मार्च थी, आप बिजनेस का हिसाब किताब करके आपने बताया कि भाई हमारे पास इतने का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो लास्ट डेट को इसी स्टॉक को आप कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन आज आप शटर बंद करके गए, 31 मार्च था, और कल सुबह आप फिर आते हैं, जो कि आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर है, मतलब आज अप्रैल 1 है और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, जिसमें आप फिर से नए तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। तो जब हम नेक्स्ट डेट को आए, क्योंकि मान लेते हैं 2020 था और जो नेक्स्ट डेट है वो यहाँ पे पड़ेगी हमारे पास, फिर से पड़ेगी 1 अप्रैल, और ये 1 अप्रैल जो है ये भी 2020 को ही रहेगी। लेकिन ये हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, और इस न्यू ईयर में अब करना क्या है कि जिस न्यू ईयर में हमारे पास जो पुराना स्टॉक जो कल रात को हम हिसाब किताब करके गए थे, कल रात को मतलब कि 31 मार्च को, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे थे, आज दुकान का शटर उठाते ही वो हमारे लिए 1 अप्रैल को, मतलब कि न्यू ईयर के वेरी फर्स्ट डेट को, फाइनेंशियल ईयर के न्यू ईयर के वेरी फर्स्ट डेट को हमारे पास में है, और उसी स्टॉक को जो कल रात तक क्लोजिंग स्टॉक था, आज उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो यही स्टॉक, क्योंकि ये हमारे पास में आज फर्स्ट डेट को है, तो इसे ही हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का जो एक सेंस है वो यही है कि वो सिर्फ डेट का फर्क है। 31 मार्च लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर को वो क्लोजिंग कहलाता है, और ठीक अगले दिन जब नया ईयर स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक इन ट्रेड है,
ये लेइंग अनसोल्ड है, अभी भी हमारे पास रखा हुआ है स्टॉक, क्योंकि जैसे ही हमने शटर उठाया तो वो बिक नहीं गया है ना, वो तो हमारे पास रखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक के नाम से। अब धीरे धीरे उसमें हम और भी परचेस करेंगे कंप्लीट ईयर में, और फिर इसी साल हम ऐसे करते करते फिर हम एक साल बिता देंगे और 31 मार्च को फिर से देखेंगे कि हमारे पास कितने का स्टॉक है जो अभी तक बिका नहीं है, कितने का गुड्स है जो बिका नहीं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। और लास्ट डेट को तो क्लोजिंग स्टॉक और फर्स्ट डेट को तो ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो ये स्टॉक हो गया। तीसरा इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है भाई? इन्वेंट्री का मतलब होता है जहां पर हम किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और अभी मैंने आपसे कहा कि इस मार्कर को मैं परचेस करता हूं, और परचेस करने के बाद में मैंने 1000 पीसेस मंगा लिए हैं। 1000 पीसेस मंगाने के बाद में मान लेते हैं कंप्लीट ईयर में मैंने 900 पीसेस मार्कर बेच दिए, तो मेरे पास लास्ट डेट को कितने बच गए? 100 पीस। तो 1000 में से मैंने 900 पीसेस को यहाँ पे सेल्स कर दिया है, तो जो अनसोल्ड है वो मेरे पास 100 है, ये मेरा अनसोल्ड है, और इसी अनसोल्ड को ही मैं कहता हूं कि ये मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक है। यही नेक्स्ट डेट को ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। तो यहां पर मार्कर की मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, मैंने बना बनाया मार्कर मार्केट से परचेस किया, बिजनेस में रखा और सेल्स कर दिया, तो मेरे लिए स्टॉक है। लेकिन जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं ना, तो इन्वेंट्री एक ब्रॉडर सेंस है, और इन्वेंट्री में हमें चीज़ों को लेना होता है जब हम कर रहे होते हैं इसी मार्कर जैसे किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग। हम गुड्स को परचेस करके नहीं बेचते, बल्कि हम गुड्स को बना के बेचते हैं, हम उसके मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर बन जाते हैं। और जब इस गुड्स को हम बनाने की बात करते हैं तो आपको फ़र्क समझना है कि अभी इस मार्कर को बस मैं मार्केट से परचेस करके बेचता हूँ, जिसे मैं स्टॉक कहता हूँ, तो मुझे इसको रखने में कितनी जगह लगेगी भाई? छोटी सी जगह मैंने इसे रख दिया, और सिर्फ मार्कर को ही रखा, एक बड़े से कार्टून में पैक करके रख दिया। लेकिन अगर इस मार्कर की मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता, तो मार्कर बनाने की सबसे पहले तो मेरे पास एक मशीन होती, इसका रॉ मटेरियल होता है, इसका ये प्लास्टिक अलग से होता है, इसके अंदर जो फोम डला है वो अलग से होता है, इसको बनाने की जो और इसमें मटेरियल लगते हैं वो अलग से होती, इंक अलग से होती, रैपर अलग से होता, पैकिंग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी पैकिंग करने के भी मेरे पास में सामान होते। तो ये सारी चीज़ें जब बिजनेस में होती है, मतलब हम गुड्स की ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं, हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होते हैं। तो यही स्टॉक जो हमारे बिजनेस में रखा हुआ है, इसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो फर्क बहुत साफ है, जैसे कि मैंने लास्ट में भी लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड ट्रेड स्टॉक। तो आप मतलब समझ रहे हैं कि इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या फर्क होता है, वो आप यहीं पर समझ गए, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेंट्री का मतलब हो गया जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूज होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम बिस्किट को मार्केट से परचेस करके और सेल कर देते हैं। मैं किराना का बिजनेसमैन हूँ, किराना बेचता हूँ, किराना का सामान, तो मैं बहुत सारे ग्रोसरी आइटम बेचता हूं, उसमें बिस्किट भी मंगाता हूं। तो बिस्किट मंगाया, कार्टून से निकाला, कस्टमर को भेज दिया, उसका अलग से कहीं कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है स्टॉक। लेकिन अगर मैं बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग करता, तो मेरे पास बना बनाया बिस्किट का स्टॉक तो होता ही होता, डेफिनेटली मैं बिस्किट बना के बेचता तो बिस्किट का स्टॉक तो होता, लेकिन रॉ मटेरियल का स्टॉक भी होता। और अब 31 मार्च को मुझे देखना है कि मेरे पास कितने का मेरे बिजनेस में रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा हुआ है। तो सिर्फ रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं चेक होगा। आप देखें, आपने कहा कि भाई बिस्किट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, शुगर लगेगा, मैदा लगेगा, और कुछ इंग्रेडिएंट्स होते होंगे वो लगते होंगे। आपने चेक कर लिया कि भाई इतने इतने बैग्स हमारे पास बचे हैं जो कि अभी आया था और अभी तक हमने उसका यूज नहीं किया, तो ये आपके लिए क्लोजिंग डेट को था, तो इसे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए वो वाला गुड्स जो परचेस किया गया है और अभी तक सेल्स नहीं हुआ है लास्ट डेट तक में, या फैक्ट्री के मशीन में हमने उसे नहीं डाला है मेरे प्रोसेस में, तो वो हमारे लिए रॉ मटेरियल फॉर्म में रखा हुआ है और इसे हम रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग डेट को था, तो इसे हमने बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि लास्ट डेट को हम निकाल रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम निकाल रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हो गया। लेकिन अगर यही इन्वेंट्री को आपको नेक्स्ट डेट को, जैसे मैंने बताया डेट चेंज होती है, तो इसी को हम ओपनिंग इन्वेंट्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसका आंसर है यस, डेफिनेटली इसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री बोलेंगे। अच्छा ठीक है। इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है भाई? बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री बंद कर देंगे और अपने स्टॉक की काउंटिंग करेंगे, नहीं, स्टॉक तो लगातार बन रहा है, आप फैक्ट्री में लगातार वर्कर 24/7 की बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। और हुआ ये कि जब मैं अपने रॉ मटेरियल को चेक किया तो वो तो रखा हुआ था पैकेट्स में कि हाँ इतने पैकेट्स ड्राई फ्रूट बचा है, इतने पैकेट शुगर बचे हैं, इतने पैकेट मैदा बचा है, और इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, आपने देख लिया रॉ मटेरियल के फॉर्म में। लेकिन उसमें से बहुत सारा आपने फैक्ट्री के मशीन में भी डाला है, जो कि 31 मार्च को जब आप रजिस्टर लेके काउंट करने गए थे तो वो उन पैकेट से निकल के और मशीनरी के अंदर डला था, उसमें प्रोसेस हो रहा था और उसमें से फिनिश्ड गुड्स नहीं निकला था। उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस है, तो 31 मार्च को अगर आपको अकाउंट्स बनाना है तो ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि भाई मशीन बंद कर दो, इसमें से कितना डला वो निकालो, नहीं, आप उसे होने देंगे और जो भी उस मशीन को चला रहा होगा उससे आप बस इतनी सी जानकारी लेंगे कि भाई इसमें आपने
कितना पैकेट अभी इसके अंदर डाले हैं जो प्रोसेस में है, तो वो आपको बता देगा कि भाई इतने पैकेट ड्राई फ्रूट्स, इतना शुगर, इतना मैदा इसके अंदर डाला है और अभी प्रोसेस हो रहा है, बिस्किट बनने में टाइम लगेगा। तो इसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें से वर्क रॉ मटेरियल के फॉर्म से मशीन के अंदर जा चुका है लेकिन अभी तक फिनिश्ड गुड्स बन के नहीं निकला है, माल तैयार होकर नहीं निकला है, उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी दो तरीके का हो सकता है। अगर लास्ट डेट को आप चेक कर रहे हैं मशीन के अंदर तो वो क्लोजिंग है, और अगले दिन सुबह होते ही मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के वेरी फर्स्ट डेट को वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और ओपनिंग इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश्ड गुड्स, अब फैक्ट्री में वही गुड्स जो रॉ मटेरियल में था उसी गुड्स का कुछ पार्ट हमने डाल दिया फैक्ट्री के मशीन में, और बहुत सारा गुड्स ऐसा भी है 31 मार्च को जो रेडीमेड बन के तैयार है, आपने उसे बना के निकाल लिया, फिनिश्ड गुड्स हो गया है। फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल, मतलब माल बन के तैयार हो गया है, बिस्किट बन के तैयार हो गया, उनकी पैकिंग हो गई है लेकिन अभी तक बिके नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, गुड्स लेइंग अनसोल्ड, जो हमारे बिजनेस में अभी तक बिका नहीं है। आपने बनाया क्यों है, बेचने के लिए बनाया है, इसे बेचेंगे और जब बेचेंगे तो बिक जाएगा, तो फिर हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड है। और ये भी होता है दो तरीके का, अगर वो लास्ट डेट को बन के रखा और अभी तक बिका नहीं है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे, और अगली डेट जो है हमारे अकाउंटिंग ईयर की नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट है उसमें हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो होते हैं ये, अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये दो तरीके से होते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी होता है और ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हमारे पास में इन्वेंट्री बोलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इन्वेंट्री हमने लिखा भी है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की। तो ये हो गया। तो इन्वेंट्री और स्टॉक में डिफरेंस भी समझ में आ गया कि स्टॉक वो है जो बस खरीदेंगे, एक रेडीमेड आइटम खरीदेंगे और बेचने से बच जाएगा तो स्टॉक है, लेकिन इन्वेंट्री तो हमें बहुत सारी चीज़ों की मेंटेन करनी है, बहुत ही सारी चीज़ों की मेंटेन करनी है। जितना ज़्यादा मटेरियल लगता होगा, आप शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको छोटे छोटे बटन, उसके थ्रेड्स, कपड़े और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी, स्टिकर वगैरह होगा, तो वो सब आपके लिए ये सब में काउंट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लास्ट वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड ट्रेड, मैंने आप इन स्टॉक में डिफरेंस जान गए। अब हमारे पास बचता है पॉइंट नंबर 4 जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया गया है तो इन्वेंट्री का कैलकुलेशन कैसे होगा, हमें इसमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, इन्वेंट्री मतलब मैंने आपसे कहा कि इन्वेंट्री निकालेंगे बिजनेस में कितना हिसाब किताब करने के लिए कि हमारे पास कितने का गुड्स बचा है मार्केट में बिकने के लिए, जिसे हमने परचेस किया था या बना के रखा था अभी तक बिका नहीं है, उसे हम इन्वेंट्री या स्टॉक बोलते हैं। अब कैलकुलेशन की बारी आती है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर में आपने जो देखा कि भाई इतने हमारे पास बचे हुए हैं, ये तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। मान लेते हैं आपके पास 1000 आपने स्टार्टिंग में परचेज किए थे बॉक्सेस, और 1000 बॉक्सेस में से आपके पास एट द एंड ऑफ 31 मार्च को, 31 मार्च हमारा लास्ट डेट है और 31 मार्च मान लेते हैं 2020 है, तो 2020 में आपने देखा कि आपके पास में 70 बॉक्सेस का स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास हमारे लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगा, लेकिन ये हमारे लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ जो अनसोल्ड हमारे पास रखा हुआ है इसे ही हम नहीं रखेंगे। इसके अलावा आपको करना क्या है, अगर आपने किसी अपने एजेंट को, भाई आपके बिजनेस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं या आपका बिजनेस आपने एजेंट से भी बोला है कि जाओ मार्केट में बेच के आओ, और आपने इस 1000 में से अपने खुद से मान लेते हैं 500 का सेल्स किया था अपने ही शॉप से, और अपने शॉप के अलावा आपने 200 का अपने एजेंट को दिया था कि जाओ मार्केट में सेल करके आओ, और एजेंट ने आपको जानकारी दी, आपको इन्फॉर्म किया कि अभी मेरे पास में 30 बॉक्सेस बचे हैं, आपने मुझे 200 दिए थे लेकिन 31 मार्च तक में मैं भी मार्केट में अभी 30 बॉक्सेस का सेल नहीं कर पाया हूं, तो वो आपके पास रखा हो या आपके एजेंट के पास रखा हो, आखिर वो आपका ही स्टॉक है जो अभी तक बिका नहीं है, द गुड्स लेइंग अनसोल्ड है, तो आपको आपके एजेंट के पास रखे हुए इस 30 बॉक्सेस को भी अपने क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लेना है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा इसमें हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, और वो ये होती है कि हमने किसी कस्टमर को गुड्स दिया है। हमारे बिजनेस में कई सारे कस्टमर्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि इसे मैं घर ले जा रहा हूँ, अगर ये पसंद आएगा तो मैं रख लूँगा, नहीं तो वापस कर दूंगा। ठीक है, इस शर्त पे हमने दिया, अभी हमने उनसे ट्रेडिंग नहीं की है, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया है, क्योंकि पैसा तो जब पसंद आएगा तो वो दे देंगे। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है ले जाइए, घर में सबको दिखाइएगा, पसंद आ जाए तो रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। तो अगर आपने किसी ऐसे कस्टमर को सामान दिया है, गुड्स दिया है, जिसे वो घर ले जा रहा है अप्रूवल बेसिस पे, कि रिटर्न और अप्रूवल बेसिस की, पसंद आ गया तो अप्रूव्ड और नहीं आया तो रिटर्न, तो ऐसे गुड्स को अगर उसने अभी तक 31 मार्च तक में उसने नहीं परचेस किया, घर ले गया, उसके घर में बुक रखा हुआ है वो गुड्स, लेकिन उसने अभी तक आपको हरी झंडी नहीं दी है कि हाँ हमने इस गुड्स को परचेस कर लिया है,
तो तब तक इसे हम अपने स्टॉक से कम नहीं कर सकते, तब तक तो वो आपके लिए अनसोल्ड ही है, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आप गुड्स को बेचने की नहीं पास की है। ऐसे में आपको उस अप्रूवल के बेसिस पे जो गुड्स आपने सेंड किया है, जो भी उसका क्वांटिटी होगा, उसे आपको यहाँ पे प्लस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई कि क्या प्लस करना है, क्या प्लस नहीं करना है। ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है कि आपको स्टॉक के कैलकुलेशन में क्या यहाँ पर प्लस नहीं करना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें क्या नहीं प्लस करना है, तो वो कहलाता है कि आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया। मेरे पास में एक बिजनेसमैन का फ़ोन आया कि भैया इतने पैकेट मुझे ये इतने बॉक्सेस चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले जाना, 3-4 दिनों के बाद में मैं आऊँगा ले जाऊँगा। मतलब मैंने उसे गुड्स का सोल्ड कर दिया, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से गुड्स का सोल्ड कर दिया, लेकिन वो बिजनेस में ही रखा हुआ है मेरे यहाँ। मैं अभी तक वो मेरे बिजनेस से ले नहीं, लेकिन मैंने उसका बिल सब फाड़ दिया है, लेकिन वो अभी रखा मेरे बिजनेस में है। तो आपको ऐसे गुड्स को जो बिक चुका है लेकिन अभी तक आपने उसकी डिलीवरी नहीं दी है, वो आपके बिजनेस में ही रखा है, तो जब आप रजिस्टर लेके जाएंगे टिक करने कितना बचा है, तो आपको उसे रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके बुक्स में आपने एंट्री पास कर ली है और वो रखा जरूर आपके बिजनेस में, क्योंकि अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन वो अब आपका स्टॉक नहीं है, वो बिक चुका है। तो ऐसे किसी भी स्टॉक को आपको जो गुड्स हमने सोल्ड कर लिया है और अभी तक अनडिलीवर्ड है, आपने डिलीवरी नहीं दी है, उसे अपने क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना। तो इंपॉर्टेंट बात यह है। एक और गुड्स होता है जिसे आपने परचेस कर लिया है अपने बिजनेस के लिए, और परचेस करने के बाद में अभी एक बिजनेस के कोने में रखा हुआ है और अभी तक आपने उसकी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री पास नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम किसी भी बात को जब करते हैं तो हम अकाउंट्स देख के ही करते हैं, लेकिन अभी तक आपने गुड्स मंगा लिया है और अभी तक अकाउंटेंट जो है वो बिजी है, उसने कहा ठीक है मैं सारी एंट्री पास कर लूँ और उसके बाद में ये जो गुड्स लॉट आया है इसकी एंट्री पास करूंगा। ऐसे गुड्स को जो आपने भले ही परचेस कर लिया है, भले ही आपके बिजनेस में रखा है, लेकिन अभी तक आपने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास नहीं की है, तो ऐसे में उसे आप स्टॉक नहीं मानेंगे। आपको ये नहीं समझना है कि वो अनसोल्ड है, क्योंकि अभी तक तो आपने उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंट्री ही पास नहीं की है। तो गुड्स आपने परचेस कर लिया है और आपके यहाँ रिसीव्ड भी कर लिया है आपने, लेकिन अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग आपने नहीं चढ़ाई है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऐसे स्टॉक को भी हमें क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। इतना ही है इस वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा। देखिए मैंने बहुत धीरे धीरे करके कंप्लीट किया है। वीडियो नंबर 5 है, वीडियो नंबर 6 लास्ट वीडियो बेसिक अकाउंटिंग टाइम का। जो बचे हुए होंगे वो वीडियो लंबा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने अभी चेक किया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि 6 नंबर की वीडियो में मैं सारे लिख दूंगा और हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताया करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या दूसरे जो इंस्टाग्राम आपके ग्रुप बना हुआ है उसमें भी इसे शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शेयर करेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, मैं और अच्छे से ज़्यादा मेहनत करके लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, खुशियां मनाते रहिए और अपने स्कूल में अपना नाम रोशन करते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।